हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ग्रेविटेशन का इस फिफ्थ लेक्चर में हम लोग देख ही सकते हो, लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम आपको पता है मैं वैसे भी नहीं लेता। नॉर्मली क्या होता है कि मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर। टीचर्स आते हैं, ये कोर्स, ये सारी चीजें इतनी है, उसमें हम लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना। वैसे ही टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, आप लोगों के पास तो और भी लिमिटेड होता है, बहुत सारी सोशल एक्टिविटी भी आप लोगों को होती है। पढ़ाई के लिए टाइम आप लोगों के पास कम ही होता है। ठीक है, स्टूडेंट होने के बाद भी। खैर चलिए, थोड़ा सा डिले होता है लेक्चर्स, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट है। जेई की भी है, नीट की भी है, बोर्ड की भी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्लेलिस्ट बनी है, तो हर एक को कंटिन्यू करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, जो भी व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मुझे एक बार जैसे बोलते हो कि सर हमने इतना कर लिया, ये आगे करा दीजिए, तो उस पर ध्यान मेरा ज्यादा जाता है कराने के लिए। तो ये मैं आपसे भी कहूंगा कि आपको भी अगर लगता है कहीं पर कोई भी जो भी प्लेलिस्ट बनी है कि सर हमने इतना कंप्लीट कर लिया, इसके आगे मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, तो मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूं। अदरवाइज थोड़ा सा कई चीजें डिले होती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ज्यादा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, ड्यू टू डेप्थ तक अपना हो चुका था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। फील्ड पहले थोड़ा समझ लें कि व्हाट इज फील्ड, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड तो हम समझते रहेंगे। फील्ड क्या होता है? तो देखिए, फील्ड की एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। एक तरह से फील्ड कैन बी डिफाइन एज अ रीजन और एरिया, ये हम बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपका रीजन क्या है, आपकी फील्ड क्या है। कुछ लोग कहते हैं हम साइंस की फील्ड से है, या मैथ से हैं, बायो से हैं। जैसे आपके एजुकेशन की ही अगर बात की जाए तो, या कुछ लोग क्या बोलते हैं कि चलो यार हम तो कॉमर्स से हैं। यही तमाम तरह की चीजें। ह्यूमैनिटी पहले आर्ट साइड बोला जाता था, अब उसको ह्यूमैनिटी बोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमारी ये फील्ड है। तो काफी हद तक एक जनरल कहा जाए, जनरली क्या होता है फील्ड, तो हम सिंपली बोलेंगे कि फील्ड कैन बी डिफाइन एज एन एरिया और रीजन। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई फील्ड की। लेकिन अगर कहा जाए कि फील्ड की थोड़ी सी बेटर डेफिनेशन क्या होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस समय आप लेक्चर कब देख रहे हो, जून में देख रहे हो या कब? मैं तो इसे अभी दिसंबर में शूट कर रहा हूं। तो इवन दिसंबर का लास्ट चल रहा है, लास्ट क्या, लास्ट डे है 31st। ठीक है ना? तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आग जला दिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब आग यहाँ पे जला दिया हमने, तो आप क्या देखते हो कि उसकी वजह से चारों तरफ क्या होता है, गर्मी हो जाती है। इवन दूसरे वर्ड में कहें तो चारों तरफ क्या बन जाता है, टेम्परेचर का एक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक बड़ा सा हीटर जला दिया, यहां पे एक बड़ा सा हीटर जला दिया, यहां पे एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स जो हमारे घर में लाइट आती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। अब इससे क्या होगा कि चारों तरफ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, है ना? बहुत बड़ा सा एक हीटर है। अब हीट निकलेगी तो इससे क्या होगा, चारों तरफ एक टेम्परेचर का फील्ड बन जाएगा। ये बन गया एक टेम्परेचर का फील्ड। अब पता चला कि एक आदमी, मैंने कहा ना हीटर बहुत बड़ा है, एक आदमी यहां पे खड़ा है पोजीशन 1 पे, फिर यहां से उठ के यहां पे आया तो ये क्या हो गया, पोजीशन 2। यहां से उठ के यहां पे आ गया तो ये हो गया पोजीशन 3। यहां से फिर यहां पे आ गए तो ये हो गया पोजीशन 4। फिर यहां पे आए तो ये हो गया पोजीशन 5। देन यहां पे आए तो ये हो गया पोजीशन 6। बड़ा नहीं हो गया, डायग्राम अलग अलग है। ठीक है, आप लोग सोचा चलो छोटा ही बनाते हैं, लोग कहेंगे दूर गया तो आदमी बड़ा हो गया। ठीक है,
वो दूर नहीं जो मूवी में होता है, घर से भाग गए बाद में बहुत बड़े आदमी बन गए, उस दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ये जो आदमी है कंटिन्यूअसली यहां से जा रहा है पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 6 तक, तो इसको लग रहा है यार यहां बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, थोड़ा दूर जाएगा कम हो गया, फिर और दूर जाएगा और ये स्टेप बाय स्टेप इसका डिस्टेंस इस सोर्स से बढ़ता जाएगा और हीट का एक्सपीरियंस कम होता जाएगा, या टेम्परेचर जो यहां फील कर रहा था धीरे धीरे कम करेगा। लेकिन ये नहीं कहेगा कि यार देखो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पर आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, तो यार फोर्थ पे बिल्कुल ही इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है, या फिर अगर ये ऐसे मूव करना चालू करे तो धीरे धीरे इसको क्या लगेगा, हीट का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी इसको। ये भी नहीं कह सकता कि यार यहां से चलना शुरू करो फोर्थ या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये कहेगा यार यहां तो बिल्कुल वो अमिताभ का जो ऐड आता है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, वो एहसास होता है, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, मीनिंग समझिए कि अगर हम इससे टेम्परेचर का फील्ड है दूर जाएंगे तो कंटिन्यूअसली ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, पास जाएंगे तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप ऊपर चलते गए, धीरे धीरे चलते गए चलते गए चलते गए, तो ग्रेविटी का जो फील्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो स्लोली कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी, और नीचे आओगे तो इंक्रीज होगी। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि आपसे कहा जाए काम कीजिए, अर्थ से 100 किलोमीटर चले जाइए और 100 से 101 यानी जो 1 किलोमीटर का रीजन है, अर्थ से 100 किलोमीटर तक आप जाइए और 100 के बाद 101 तक आप जाओगे तो कोई फील नहीं होगा, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। 101 के बाद फिर चालू हो जाएगा, फिर जाइए 400 किलोमीटर पर, वहां पे फिर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं मिलेगा और 402 पर फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे, ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो धीरे 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 डिक्रीज होगा। नीचे आओगे सरफेस तक, वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। और देखिए ओशियन जैसे है, ओशियन की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ओशियन में प्रेशर क्या होता है, HDG, या कुछ बुक्स में लिखा गया है HROG, DRO यहां पे क्या है, डेंसिटी है। अगर आप सरफेस से डाउनवर्ड जाओगे तो सरफेस से डाउनवर्ड जाने पर प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, और आप बॉटम से सरफेस की तरफ जाओगे तो प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फील्ड की अपने पास जो डेफिनेशन आ गई वो क्या आ गई, यहां से देखिए ये डेफिनेशन आ गई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एरिया और रीजन। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, यस, फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो फील्ड की अपने पास दो डेफिनेशन हो गई, एक सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपसे बताया कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी एरिया और रीजन, ये हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये दो डेफिनेशन अपने पास हो गई, जिसमें से कि सेकंड डेफिनेशन जो है वो बेटर है। तो क्लियर हो गया, फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया और रीजन, एक जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं। और उससे बेटर डेफिनेशन क्या हो गई
कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटेशनल फील्ड चालू करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले दो डेफिनेशन हम यूज करेंगे। ऑटोमेटिकली आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन खुद बोल दोगे। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में आप जानते हो, इसकी जो लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो आउटसाइड कैसे निकलती है? नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, नीचे की तरफ भी आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो द फील्ड सराउंडेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो कोई भी है चार्ज पार्टिकल, इसके चारों तरफ क्या होगी? जो होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड सराउंडेड बाय द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन फिर बोल रहा हूं। थर्ड डेफिनेशन में बोलूं या ना बोलूं आप समझ जाओगे, फिर भी मैं बोलूंगा जरूर। ठीक है, द फील्ड सराउंडेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। The field surrounded by the charge is called electric field. Therefore, the field surrounded by the mass is called magnet, gravitational field. Sorry. ठीक है, फिर रिपीट कर दूं। The field surrounded by the magnet is called magnetic field. The field surrounded by the charge is called electric field, and the field surrounded by the mass is called ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो हो गई एक, इसकी भी दो डेफिनेशन है जैसे फील्ड की हम बता रहे थे। एक हमने क्या बताया? सिंपल डेफिनेशन, एरिया और रीजन। और सेकंड क्या बताया था, जो थोड़ी सी बेटर डेफिनेशन थी, कि फील्ड कैन बी डिफाइंड एज एन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। उसी तरह से यहां पर भी द फील्ड क्या हो जाएगा? सिंपल मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड सराउंडेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड सराउंडेड बाय द charge is called electric field, and the field surrounded by the mass is called gravitational field. ये तो हो गया। अब इसमें समझिए जो अगला बोलने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे एक पट्टी रख दी कोई, इस पट्टी से क्या निकल रही है? क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये तो पता ही है। अब हमने यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तो क्या एग्जांपल हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरह से मान लीजिए यहां पे हमने रख दिया मैग्नेट, ये रहा मैग्नेट, यहां पे कोई आयरन लाइक सब्सटेंस रख दिया हमने, ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स। हालांकि इसकी भी है कि नियरली सारे पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। ये आप आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे समझोगे। अभी तो सिंपल आपको यूज कर रहे हैं, क्लास 12th में है मैग्नेट की जब बात होगी तब। तो दो डेफिनेशन क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स। क्या समझ सकते हो?
कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिफाइंड एज ए रीजन, जैसे मान लीजिए ये हो गया अर्थ और यहां पे हमने एक बॉडी रखी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी डिफाइंड एज ए रीजन वेयर एनी बॉडी एक्सपीरियंस सम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कुल मिला के ये है जिस टाइप की फील्ड उस टाइप का फोर्स। ये होता है ना कि जैसे आप कहीं किसी रिश्तेदारी में जाओ जहां सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका फोर्स दूसरे तरह का होगा। अरे खाना खा लीजिए, अरे नहीं थोड़ा सा एक रोटी और एक्स्ट्रा ले लीजिए प्लीज, होगा ना। और वही मान लो कि खाना नहीं खा रहे हो, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, डॉक्टर ने कहा है कि यार खाना खाना है, तो पापा क्या कहेंगे, अबे चल खा नहीं तो अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा। ये दूसरा फील्ड है, इसमें फोर्स भी दूसरा है। अब वही दोस्त हैं, नहीं खा रहे, अरे खा ले यार क्यों नहीं खा रहा है वे, उनका फोर्स अलग है। तो जिस टाइप की आपकी फील्ड है आपके सराउंड, उसी टाइप का फोर्स लगेगा। तो क्लियर है, मैं फिर रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर any magnetic substance experience some magnetic force, and gravitational field can be defined as a region where any body experience some gravitational force। ठीक है, ये हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन। थोड़ा सा आपको मैं एक और डिटेल थोड़ा सा इसमें बता दूं। देखिए फील्ड की अगर हम नेचर की बात करें तो फील्ड का नेचर 2 टाइप का होता है, एक स्केलर एक वेक्टर। ये जो हमने फील्ड की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो होते हैं ये वेक्टर फील्ड होते हैं। इनके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और स्टार्टिंग में जो 2 फील्ड की हमने बात किया, टेम्परेचर फील्ड एंड प्रेशर फील्ड, अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें तो समझ में आ रहा है। देखिए डायरेक्शन नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि डायरेक्शन नहीं है, ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन बहुत सारी है। जैसे एक आदमी को पता ही नहीं उसे क्या करना है, उसका डायरेक्शन नहीं है। एक आदमी ऐसे होता है जिन्हें सब कुछ पता है, वो कंफ्यूज से रहते यार ये करें कि ये करें कि ये करें, तो उनके पास भी डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ सोच रहे हैं। वही टेम्परेचर के साथ है, अगर आपने एक हीटर जला दिया तो टेम्परेचर चारों तरफ होगा। पास्कल लॉ देखिए, प्रेशर भी चारों तरफ होता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो फील्ड को अगर हम क्लासिफाइड करें तो 2 टाइप का होता है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड वो होती है जिनके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती। Scalar field have not directive property. Example, temperature field and pressure field. But vector field have directive properties. Example, electric field, magnetic field and gravitational field. इसी के साथ साथ एक बात और मैं आपको बताऊं, वेक्टर फील्ड की बात चल रही है तो जितनी भी टाइप के 2 टाइप के फोर्स होते हैं, कौन कौन से, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं ना। तो कांटेक्ट फोर्स में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, पुल कर दिया पुश कर दिया कुछ भी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं उन सब के लिए यही वेक्टर फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वेक्टर फील्ड है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, अगर वेक्टर फील्ड नहीं है तो नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। ये बताइए, ये चार्ज का क्या कोई कांटेक्ट है इससे? नहीं है, फिर भी रिपेल कर रहा है। जब कहते हैं लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते हैं, क्यों भाई? फील्ड की वजह से। मैग्नेट से कोई कांटेक्ट है नहीं है। बचपन में हम लोग करते थे ना, ब्लेड लिया कॉपी के ऊपर रख दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, ब्लेड घुमा रहे हैं कॉपी भी, ये करते थे हम लोग। ये मार्कर है, कोई कांटेक्ट है अर्थ का, छोड़ देंगे तो अर्थ पे जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये अर्थ के कहां पर है? ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो जितने भी टाइप के नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं इन सबके लिए वेक्टर फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड
इंटेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं जा रहे हो, अभी तो ठंडी का सीजन है, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, तो थोड़ा सा आप गए तो कहे कि यार यहाँ पे हीट की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, आप बोलते हो ना, तो इंटेंसिटी का मतलब है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और एक चीज और, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, तो कहते हैं इफ अ फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। बट जब कहा जाता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, या फिर F इक्वल टू m इंटू ई। काफी हद तक समझ गए होंगे आप, एक्सेलरेशन का ही फॉर्म है। ठीक है, और ये जो होता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा? ये करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड डिसाइड करेगी। अब अगर हम यहां से देखें तो E इक्वल टू क्या है? F अपॉन m, है ना? तो यूनिट ऑफ E क्या होगा? ये हो जाएगा यूनिट ऑफ F अपॉन m। ठीक है, तो ये क्या होगा? न्यूटन पर केजी। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ E, तो डायमेंशन ऑफ E क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ F अपॉन m। F का क्या होता है? MLT माइनस 2 अपॉन m। तो ये अपने पास आ गया M0LT माइनस 2। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल है, LT माइनस 2, यानी ये भी एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है। आगे हम अभी पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड बॉडी, कोई भी आइसोलेटेड बॉडी अगर हम ले लेते हैं तो उसकी वजह से कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके डायरेक्शन और सारी चीजों की हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड बॉडी, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं पॉइंट मास। इसकी हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आइसोलेटेड बॉडी है या पॉइंट मास है तो क्या होगा। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि यहां पे कोई भी एक बॉडी रख दिया, कैपिटल है मान लो इसका मास, यहां पे हमने रख दिया एक बॉडी, इसका मास है कैपिटल है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ई। तो M से तो मतलब है नहीं, फोर्स की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? फील्ड।
या दूसरी तरह से मैं भी बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड की होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा आप इसको समझिए। यहां पे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पे हमें एक मास रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर फाइंड करने के लिए हमने एक मास रखा, और खेल क्या हुआ, जो ही इस मास को यहां पे रखा हमने, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्सपीरियंस करने लगा इस मास की वजह से। देखिए पहले कुछ नहीं था, लेकिन जो ही मास को रखा ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी या एफ बी बोल सकते हैं, एफ जी मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए, फोर्स एक्सपीरियंस किया। और हमने यूं किया कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई। तो जो ई होगा ये क्या हो जाएगा, ई जो होगा ये हो गया फोर्स पर यूनिट मास। तो अपने न्यूटन भाई ने क्या कहा था, न्यूटन भाई ने यही कहा था कि एफ क्या होगा, जी m1 m2 m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम। एम से एम कैंसिल हो गया, और ई जो है ये क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो काफी सिंपल है, जी ले लो और मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे m1 एक बॉडी है। अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, देखिए कैसे, यहां पे पॉइंट P है, ये जो डिस्टेंस है ये R1 है। अब आपसे कहा जाए कि पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर देखना है तो क्या हो जाएगा, E। हमेशा जिस मास की बात होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास हमेशा होती है, टुवर्ड्स द मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से E फाइंड करना है, या E1 लिखते हैं इसको, E1 तो ये क्या होगा, G, E1 जो होगा ये हो गया G मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी m1 अपॉन r1 स्क्वायर। सिंपल है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ इससे। मान लीजिए डिस्टेंस m2 है और यहां पे कोई पॉइंट है T जो कि x डिस्टेंस पर है। अब आपसे कहा जाए कि एक काम कीजिए, m2 की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताइए। तो इस पॉइंट पे देखना है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स द m2। तो ये डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द m2। इस पॉइंट से इस तरफ एरो दिखा दो, भाई एरो का काम ही है डायरेक्शन दिखाना। तो E2 क्या हो जाएगा, यहां से E2 हो जाएगा G मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस m2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब एज्यूम कर लीजिए कि यहां पे एक मास m1 है और एक सेकंड मास है m2 और इनके बीच का सेपरेशन r है। ठीक है, अभी तक तो एक थे, अब मान लीजिए 2 है। तो आपसे कहा जाए कि यहां पर एक पॉइंट है P पर बताइए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ड्यू टू m1 एंड ड्यू टू m2। देखिए इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो केवल एक सिंगल मास था, इस पॉइंट पे देख रहे थे तो भी एक सिंगल मास था, लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम देखेंगे यहां पे तो 2 मासेज है, m1 एंड m2। तो इनकी जो डिस्टेंस है ये क्या है, x। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स होगा। तो देखिए जिस मास की वजह से होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ होगी। तो m1 की वजह से क्या होगा, इस तरफ, कितना हो गया E1। m2 की वजह से इस तरफ क्या हो गया, E2। तो इस पॉइंट का नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा,
E1 माइनस E2। पहली चीज तो माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सेम होता तो क्या हो जाता? प्लस। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम है तो प्लस होता, लेकिन यहां पे डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। दूसरा क्वेश्चन, E2 माइनस E1 क्यों नहीं? बिल्कुल E2 माइनस E1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर E1 माइनस E2 पॉजिटिव आया, इसका मतलब E1 ग्रेटर है, तो फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? E1। ये घर में 5 लोग हैं, 5 पर्सन है, सभी इनकम कर रहे हैं, लेकिन कोई पता चला कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 60 कमा रहा है, लेकिन उसमें से एक आदमी जो 5 लाख कमा रहा है पर मंथ, सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी की, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, डिसीजन वही लेगा क्योंकि वो स्ट्रांग है। यहां पर भी यही स्थिति है। E1 माइनस E2 अगर प्लस आ गया, प्लस आने का मतलब यह है कि आपको भी पता है 10 माइनस 3 अगर करते हो 7 प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर है। तो E1 माइनस E2 अगर पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? E1, और E1 की डायरेक्शन कहां है? M1 की, टुवर्ड्स M1। और अगर E1 माइनस E2 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब E2 ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए आपने किया 20 माइनस 25, आंसर माइनस आया, इसका मतलब है सेकंड वाली ग्रेटर है। और अगर ये सेकंड वाली ग्रेटर है, E1 माइनस E2 नेगेटिव आया, इसका मतलब E2 ग्रेटर है। तो अब डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? E2। E2 की डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स M2। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा देख लें E1 क्या होगा। E1 किसकी वजह से है? ड्यू टू M1। तो देखो G तो रहेगा ही। E1 किसकी वजह से? M1, तो M1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस E2 किसकी वजह से है? M2, ये क्या हो जाएगा? M2 अपान R माइनस एक्स स्क्वायर G। सिंपल है, G मास अपान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, E2 M2 की वजह से है, तो क्या होगा? मास अपान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज और आती है कि जरूरी नहीं कि हम इनके बीच में, ठीक है, अगर हम साइड में हो तो क्या होगा? बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, इसको हम करके और आज का लेक्चर समराइज करते हैं, और या फिर हम ये करते हैं कि हाँ ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या होगा, और थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे अर्थ की वजह से क्या होगा, और ये सब चीजें। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और करते हैं इसमें। अब जैसे अभी हम लोग केवल लीनियर वाला देख रहे हैं, ट्रायंगुलर का भी बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लीनियर वाला देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका लीनियर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक मास है M1, यहां पे M2। एक बार फिर से एज्यूम करें कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। और इसी सेम स्ट्रेट लाइन में जो इनको ज्वाइन कर रही है बॉडी, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P इस बार, और पॉइंट P पर हमें देखना है कि कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सेम है, बट पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई है, जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। कैसे चेंज हुई है? पहले कहां फाइंड करना था? बीच में, अब कहां करना है? साइड में। तो चलिए यहां करते हैं, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? मैंने आपसे पहले कहा जितने भी हैं उन सब की वजह से है, तो दो ही की वजह से होगी, जितने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू M2 क्या हो जाएगा? E2 हमेशा बॉडी की तरफ होती है, ये नहीं आप दूसरी तरफ कर दो। ड्यू टू M1 E1। तो एक मिनट, कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि चलो यार, पॉइंट P से M2 तो सीधे दिख रहा है, इसके बाद M1 की बात सर तो कर रहे हैं, लेकिन M2 बीच में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिस मास की बात करोगे केवल उसी को देखना है, बाकी सब भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो जब M1 की बात करेंगे तो हमें मानेंगे कि M1 पर पॉइंट P की वजह से जो कुछ भी है ये M1 है और इनका डिस्टेंस है, बीच में M2 M3 M4 M5 कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो पॉइंट P से M1 कहां है, टूवर्ड्स, और ये हो जाएगा E1। तो फिर एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, इक्वल टू E1 प्लस E2। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, जो अभी हम आपको बता रहे थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, E1। E1 किसकी वजह से है, ड्यू टू M1। तो G मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी M1 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस E2, E2 किसकी वजह से, ड्यू टू M2। तो G मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, काम खत्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, रिजॉल्विंग भी किया, लेकिन अभी फिलहाल 2 का देख रहे हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं है आपके बोर्ड में। ये मान लीजिए कि वेक्टर है A और ये जो वेक्टर है B, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो मॉड R कितना होता है, या इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या मॉड A मॉड B कॉस थीटा होता है ना। यहां पर भी हम वही यूज करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, जरूरी नहीं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हो। यहां पे ये जो एंगल है अल्फा है, यहां पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। बी पे हमने यहां पे एक मास रख दिया M1 और सी पे एक मास रख दिया M2। और आपसे कहा जाए कि पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ए पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू M1 एंड ड्यू टू M2। ड्यू टू M1 देखो, पॉइंट ए से M1 की तरफ दिखाइए, ये क्या हो गया, E1। और ड्यू टू M2 M2 की तरफ E2। सिंपल फॉर्मूला वही होगा, E1 इक्वल टू G। E1 किसकी वजह से, ड्यू टू मास M1। तो मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, M1 अपॉन AB का स्क्वायर, प्लस E2 क्या होगा, G M2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये तो हो गया। ओ सॉरी, प्लस करते करते वही कहते हैं ना, आदत इतनी खराब हो जाती है। हाँ, E2 किसकी वजह से है, ड्यू टू M2। तो क्या होगा, G मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, M2 अपॉन AC स्क्वायर। E1 E2 आ गया। अब E1 E2 के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिजल्टेंट, ये क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस अल्फा। और इससे हम लोग नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।